हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। वेरी वेरी सॉरी यार, आज एक्चुअली बात क्या हुई, हमारे स्टाफ से एक गलती हो गई। देखो, इंसान है, कोई नहीं। एक गलती हो गई, उसने 4 बजे का सेशन नहीं बनाया। तो हम लोगों को टेक्निकली ये दो नए ऐसे आज खत्म करने थे और कल नया टॉपिक कराना था। तो मैंने बोला क्यों नहीं ऐसा करें कि मेरे बच्चों का टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो, बच्चे देख लेंगे। तो सर ऐसे 580 बात करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि ऑडिटर ना मैनेजमेंट से लिख के मांग लेगा। अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर ऑडिटर का ओपिनियन अलग है, मैनेजमेंट का अलग है, तो उस केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनती है कि वो मैनेजमेंट से उस मुद्दे पर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग ले। मतलब कि ये वाला टॉपिक मेरे को लिख के दो। ऐसे देखो बोलता है, ऐसे 580 डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट से हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एंड वेयर अप्रोप्रिएट फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, और जहां पर पॉसिबल हो वहां टीसीडब्ल्यूजी से। क्योंकि देखो, हर कंपनी में टीसीडब्ल्यूजी बीइंग ऑडिट कमिटी हो सकता है ना हो, तो जहां मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी नहीं है वहां ऑडिटर ले लेंगे, मतलब मैनेजमेंट ले लेंगे। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऑडिटर ने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया तो उसके ऊपर 100% रिलाई कर ले और उसका बाकी का एविडेंस खोजने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑडिट एविडेंस ऑल इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर है इन अराइविंग टू द कंक्लूजन। ऑल्दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस दे देता है, बट इसको कंप्लीट 100% एविडेंस नहीं मान सकते। हाँ, ये हम जरूर बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी, कि मैन अब आई जो ऑडिटर है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर रिलाय करेगा या नहीं करेगा, ये भी ठीक है, ये भी डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर। तो कभी कभार ऐसा होगा कि अगर ऑडिटर को लग रहा होगा कि मैनेजमेंट इंटीग्रल है या मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, तो उस केस में क्या करेगा, वो मैनेजमेंट पर रिलाय करेगा। ठीक है, तो फिर जो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट होंगे ना ऑडिट प्रोसीडियर के, वो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कम हो जाएंगे। बट अपना ऑडिट और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर एक एडिशनल एविडेंस है, इट इज नॉट द ओनली एविडेंस। अच्छा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, मतलब ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसलिए अप्रोप्रिएट है टीसीडब्ल्यूजी से लेना कि इसमें जो भी चीजें लिखी होती हैं, हम ये चीज बिलीव करते हैं दैट ऑल द दैट टू डिस्क्लोज किस चीज से रिलेटेड, दैट द मैनेजमेंट हैज फॉलोड। ठीक है, ऑल द एफआरएफ, और मैनेजमेंट ने जो स्टेटमेंट बनाया है वो एफआरएफ के हिसाब से बनाए हैं। ये ऑडिट एविडेंस जो बाकी के हमने ऑब्टेन किए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए मैं बोला ना, ये सपोर्टिव एविडेंस है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द ओनली एविडेंस। ठीक है, और अगर कहीं पर ऐसा है कि ऑडिटर ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा है किसी टॉपिक पे, और मान लो मैनेजमेंट डिनाई कर रहा है देने से, तो ना जो शक की सुई है, जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की सुई है, वो और ऑडिटर की अप्रोप्रिएट हो जाती है कि भाई यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैनेजमेंट क्यों मना कर रहा है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम किस बारे में लेते हैं, हाँ यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है। और आई होप आपने 30 क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे जो कल प्रीमियर हुए थे। यहां एक क्वेश्चन बन सकता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किन चीजों के बारे में मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है। तो बड़ा सिंपल है, मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसलिए देना है, इस चीज के लिए देना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं उनको प्रिपेयर और प्रेजेंट किया गया है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि ऑल इंफॉर्मेशन हैव बीन, मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एंड ऑन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू हिम। मतलब ये तीन जो है ना, सॉरी पेन नहीं यूज करना चाहिए था इसके ऊपर, ये तीन जो है ये बेसिक है। क्या चीज? एक, कि आपने प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ किया है कि नहीं। दूसरा, कि आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो किया है, ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है किस चीज के बारे में, कि भैया फुल इंफॉर्मेशन बताई गई है। और तीसरा, कि आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है ऑल ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस के बारे में। ये तीन चीजें जरूरी हैं, बाकी सब ऑप्शनल। फिर आता है सर टाइमिंग ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर। सर कब करना चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर, कब लेना चाहिए? तो मैं तो बोलता हूं प्रैक्टिकली स्पीकिंग,
जितना ज्यादा हो सके वो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के पास जाके आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल। क्योंकि फिर उससे क्या फायदा होता है पता है, नियर टू द डेट, कि जब आपने सब कुछ रिव्यू कर लिया तो मैनेजमेंट का जो लास्ट सिग्नेचर होता है वो इस चीज का प्रूफ होता है कि इन्होंने सब आपको डिस्क्लोज कर दिया। द डेट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर शैल बी एज प्रैक्टिकेबल एज नियर टू द ऑडिट रिपोर्ट एज पॉसिबल, लेकिन ऑडिट के बाद मत लेना, ठीक है। तो द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, सारी चीजों के लिए। लेकिन ऑडिट खत्म होने के बाद मत लेना, तब उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। पहले लोगे तभी तो बात है, साइन करने के बाद लेके क्या मतलब। अच्छा, अब आया सर डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, कि मैनेजमेंट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया लेकिन हमको मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा ही नहीं। If the auditor has concern over the competence, integrity, and ethical value or diligence of management, CID, CID, ठीक है, dispute over competence, integrity, and diligence of the management, the auditor shall determine the effect of the same over the reliability of the written representation. अगर उसको लग रहा है कि मैनेजमेंट में सीआईडी नहीं है, मतलब मैनेजमेंट कंपिटेंट नहीं है, मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट में डिलीजेंस नहीं है, अगर उसको लग रहा है ऑडिटर को कि मैनेजमेंट में सीआईडी नहीं है, मैनेजमेंट कंपिटेंट नहीं है, मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट डिलीजेंस नहीं है, तो तुरंत क्या करेगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को चेक करेगा तुरंत, कि वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है वो चीज रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। इन पर्टिकुलर अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर आर्ट इन अग्रीमेंट टू ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर है और जो ऑडिट एविडेंस है वही आपस में मैच नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, बच्चा पूछेगा सर एडिशनल करेगा कि ऑल्टरनेटिव। समझो, आपने एक जगह से एविडेंस लिया, दूसरी जगह से एविडेंस लिया, दूसरा एविडेंस पहले एविडेंस से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो ये जो मेथड है WRL वाला वो फेल हो गया, तो अब आप दूसरा मेथड यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव प्रोसीडिंग। ऐसे करके डिसाइड करता, ठीक है। और अगर ऑडिटर ने ये कंक्लूड कर दिया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर रिलायबल नहीं है, तो फिर इसका इफेक्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और इसका इफेक्ट उसके ऑडिट रिपोर्ट पे दिखेगा। भाई ऐसे 705 में उसको वो मॉडिफाई कर देगा। पर इससे भी बुरा क्या है पता है, कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। बोलता क्या है, इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर और रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर, तो ऑडिटर क्या करेगा, ये मैटर डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट, ठीक है। फिर मैनेजमेंट की एंटिटी को रीवैल्यूएट करेगा और उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लेके उसको सॉल्व करेगा। अप्रोप्रिएट एक्शन मींस ऐसे 705 में ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा। रीवैल्यूएट द इंटेग्रिटी मींस कि वापस से चेक करेगा कि मैनेजमेंट इंटीग्रल है भी कि नहीं, बट पहले मैटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा कि भाई तुम मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। अब आते हैं ऑडिट सैंपलिंग पर। सर सैंपलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, सैंपलिंग वर्ड का सिंपल मीनिंग ये होता है, अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीडियर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड ऑडिट सैंपलिंग। ये कि लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन, यहां पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, यहां पॉपुलेशन का मतलब है आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, उन पर लेस देन 100% ऑफ द आइटम पर जब आप अपना ऑडिट प्रोसीडियर लगाते हो उसको ऑडिट सैंपलिंग बोलते हैं, उसको ऑडिट सैंपलिंग बोलते हैं। अगला सवाल मेरे सामने निकल के आता है, ठीक है, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैंपलिंग, हम लोग क्यों सैंपल करते हैं। देखो सबसे पहला, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस साई, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा, टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, कि अबाउट द होल पॉपुलेशन हमको एक रीजनेबल कंक्लूजन मिल जाए, क्योंकि 100% चेक करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऊपर ऊपर से चेक करके पूरे पॉपुलेशन के बारे में मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि क्या है ट्रांजैक्शंस में। और उसके बाद हम उसको ऑडिट प्रोसीडियर को उस पर लगाते हैं, पूरी पॉपुलेशन पर ना लगा के लेस देन 100% पर लगाते हैं, मेरा समय भी बचता है और मेरा टाइम और कॉस्ट के बीच में वो नेचर ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन में जो टाइमलीनेस था, बैलेंस आउट करना, वो बैलेंस आउट हो जाता है बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है सेट ऑफ आइटम्स, जो वो टोटल सेट ऑफ आइटम्स है जो हम चेक कर,
सैम्पलिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, जो उस पॉपुलेशन में से हमने सिलेक्ट किया वो है सैम्पलिंग यूनिट। अब सैम्पलिंग रिस्क वेरी इंटरेस्टिंग। सैम्पलिंग रिस्क इस चीज का रिस्क है कि जब आप 100% ऑफ द पॉपुलेशन को चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि जिसको आपने सैंपल के बाहर छोड़ा है बोल के कि ये तो जरूरी नहीं है, इट टर्न्स आउट टू बी जरूरी। मतलब इट बिकम्स, आपने उसको सैंपल में इंक्लूड नहीं किया जितने आइटम को, उसी में सबसे ज्यादा गलतियां हैं, बट वो चेक नहीं हो पाया क्योंकि वो सैंपल में आया ही नहीं। अगला आता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, जो एरर्स हुई हैं ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीडियर्स और ह्यूमन मिस्टेक। मतलब इसमें ये सैम्पलिंग की वजह से नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग की वजह से, ठीक है, वो नॉन सैम्पलिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट। फिर आया परफॉर्मिंग ऑडिट सैंपलिंग। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम लोग सैंपलिंग, सबसे पहले वी प्लान द सैंपल। प्लान द सैंपल एज इन हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव कि हमें सैंपलिंग से क्या अचीव करना है। जैसे हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस सही चेक करना है, ठीक है। देन वी आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन, कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं। देन वी डिटरमाइन कि कितना सैंपल, मतलब कितने क्रेडिटर्स को चेक करेंगे। आप 1500 क्रेडिटर है, सबको तो चेक करेंगे नहीं, ठीक है। तो लेट्स से हमने सिलेक्ट कर लिया कि इसमें से हम 150 क्रेडिटर को चेक करेंगे, ठीक है। अब आप सैंपलिंग का मेथड सिलेक्ट करोगे। सबसे पहला आता है रैंडम सैंपलिंग। मतलब आप क्या करोगे, एट रैंडम कोई भी यूनिट को उठाओगे और उसको उठा के चेक कर लोगे। फिर आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में आप एक रेंज सेट करोगे कि लेट्स से 50 फर्स्ट इनवॉइस से लेके 100 इनवॉइस के बीच में से मैं किसी को करूंगा, वो हो गया सिस्टमैटिक। हैप हैजर्ड सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग एक ही जैसा होता है ऑलमोस्ट। हैप हैजर्ड सैंपलिंग में आप कोई साइंटिफिक मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, एट रैंडम आप पिकअप कर रहे हो उसमें, तो द चांसेस कि ऐसा हो सकता है कि जिसको आपने सिलेक्ट किया है इट माइट नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू नेचर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। उसके बाद आता है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। इसमें आप सिर्फ वो आइटम्स को लेते हो जिसमें मॉनिटरी वैल्यू अटैच की जा सकती है। उसके बाद आप एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिए तो सिर्फ सैंपल सिलेक्ट करने से नहीं होता है बेटा, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीडियर परफॉर्म करना पड़ता है, तब ना कंक्लूजन मिलेगा। तो फिर आप उस पर ऑडिट प्रोसीडियर करते हो। लेट्स से हमने 150 क्रेडिटर सिलेक्ट किए, अब इन 150 क्रेडिटर को हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे, या तो हम इन 150 क्रेडिटर से रिलेटेड जो परचेजेस हुई हैं उनकी इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, या हम इन 150 क्रेडिटर को लेके इनके साथ जो पेमेंट्स हुई है उसको रिकंप्यूट करेंगे। मतलब सर ओबीसीसीआई करेंगे, हाँ, क्योंकि वही तो ऑडिट प्रोसीडियर होता है। और उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे रिजल्ट्स को कि क्या हमें कोई मिसस्टेटमेंट मिली। अगर हमें कोई मिसस्टेटमेंट मिली, अब हम चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट करेंगे कि इस मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट, वो जैसे प्रोजेक्टर नहीं होता, लाइट एक जगह से डालो आगे मुंह बड़ा होता है तो प्रोजेक्ट करता है, तो हम प्रोजेक्ट करेंगे ये देखने के लिए कि जो हमें मिसस्टेटमेंट मिली है इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। और फिर इसके बेसिस पे वी विल डिसाइड वेदर मोर इज रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। फिर आया फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैंपल को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हायर रिस्क, लार्जर सैंपल साइज। अब देखो सर लॉजिक समझो, अगर कोई चीज में रॉम हायर है तो सैंपल साइज भी बढ़ा लेंगे, ज्यादा आइटम्स को सैंपल में इंक्लूड करेंगे। जब ज्यादा आइटम को सैंपल में इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा चीजें चेक होंगी, तो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब गलती होने का चांस कम हो जाएगा। लार्जर पॉपुलेशन, सर अगर पॉपुलेशन भी लार्ज है तो सैंपल साइज भी आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा जिससे ज्यादा यूनिट पॉपुलेशन के सैंपल में आ पाए। हायर एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अगर आपको मिसस्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा लग रहा है कि गलतियां ज्यादा होंगी तो सैंपल ज्यादा लीजिएगा। अगर आपका टॉलरेबल एरर हायर है, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब आपकी बर्दाश्त करने की लिमिट ज्यादा है कि आप 10% नहीं 20% तक का वेरिएशन भी बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि वो आइटम नॉन मटेरियल है, तो उस केस में आप सैंपल का साइज कम कर देना। अब आता है सैंपलिंग रिस्क। अब सैंपलिंग रिस्क हर जगह है, कंट्रोल्स में भी है, सबटेंटिव टेस्टिंग में भी है। अब अगर कंट्रोल्स की बात करें तो क्या हो सकता है सैंपलिंग रिस्क, पहला ओवर रिलायंस हो सकता है रिस्क। क्या है, ऑडिटर ये मान लिया है कि कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है बट एक्चुअल में कंट्रोल इफेक्टिव है नहीं। अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ऑडिटर ने यह मान लिया है कि कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बट है नहीं, तो वो सबटेंटिव प्रोसीडियर कम करेगा। सबटेंटिव प्रोसीडियर कम करेगा, ऑडिट एविडेंस कम मिलेगा, ऑडिट एविडेंस कम मिलेगा, ऑडिट की एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
अगर वो अंडर रिलायंस किया तो इससे क्या प्रॉब्लम है? अंडर रिलायंस किया, वो कम भरोसा किया, मतलब सब्टेंटिव प्रोसीडियर ज्यादा करेगा, ज्यादा सब्टेंटिव प्रोसीडियर करके ज्यादा ऑडिट एविडेंस मिलेगा। अब इससे ओपिनियन तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ओपिनियन इनएफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है। अच्छा, अब सब्टेंटिव टेस्टिंग में इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, ऑडिटर एक्सेप्ट्स मटेरियली मिसस्टेटेड पॉपुलेशन एज करेक्ट। वो कैसे हो सकता है? जो सैंपल उसने सिलेक्ट किया उस सैंपल में गलती नहीं थी, उस सैंपल के बाहर जो चीज थी उसमें गलती। या इनकरेक्ट रिजेक्शन, ऑडिटर ने करेक्ट पॉपुलेशन को मिसस्टेटेड मान के जो सैंपल सिलेक्ट किया वो थोड़ी सी ही गलती थी और वही गलती को सिलेक्ट कर लिया उसने। तो ऐसे केस में एक चीज आती है एनोमली, कि ऑडिटर को अगर उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ना है तो उसको पहले ऑडिट प्रोसीडियर करके ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये गलती एनोमली है। एनोमली मींस अनुमलिक नहीं, इट इज वन ऑफ अ काइंड, ऐसी और गलतियां नहीं है, सिर्फ यही है। और लास्ट में आता है ऑडिटर्स कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। यहां पर अगर रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्टरी तो ऑडिटर बोलता है कि पॉपुलेशन सही है, कंक्लूड करता है कि सैंपल सही से निकला है और उसके बेसिस पर अपने बाकी ऑडिट प्रोसीडियर कर सकता है। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइंड हुई तो फिर वो सैंपल को एक्सटेंड करेगा, एडिशनल प्रोसीडियर करेगा, ऑल्टरनेटिव नहीं, एडिशनल। क्योंकि अभी तक उसने सैंपल सिर्फ सिलेक्ट किया और सैंपल सिलेक्ट करने के बाद पहला मेथड लगाया उसमें मिस स्टेटमेंट है, तो और एडिशनल प्रोसीडियर करेगा मिस स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए, और फिर ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। ऑडिटर को कितना सैंपल सिलेक्ट किया, सैंपल के ऊपर कौन कौन से प्रोसीडियर किए, उनका रिजल्ट्स क्या होगा, उनका कंक्लूजन क्या होगा, ये सब कुछ ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है। ओके, डन। तो आज हमने ये टॉपिक खत्म किया, मैंने खत्म कर ही लिया आखिरकार। और रिव्यू वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कल से शुरू करेंगे। ठीक है, रिव्यू के बाद हम लोग वापस चैप्टर 3 में जाएंगे। तो कल हम लोग रिव्यू वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे उसमें आ जाएगा 560 आ जाएगा, 570 आ जाएगा। तो मिलते हैं कल, कल 4 बजे।